आफ्टरनून। जय बोले सर। जय बोले सुबोध सर। सर उसमें वो भी फर्स्ट। चलिए हम बाद में बात करते हैं फरदीन सर, लास्ट में बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग ट्रैक पे बात किया है, आज हमारा ट्रैक मिलता जुलता है दोस्तों। आज हमने जो ट्रैक पे बात करना है वो मिलता जुलता है बोन के लेवल पर। ओस्टियोडिस्ट्रोफी हमने कल पढ़ा था, कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल, इसलिए मैंने आज ये चैप्टर लिया है। ओस्टियोडिस्ट्रोफी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, वर्ड से ही ओस्टियोडिस्ट्रोफी यानी बोन का डिस्ट्रक्शन होना क्यों होता है, ठीक है। और आज आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रोटोकॉल कैसे तय किया जाता है। ये जो प्रोटोकॉल अगर आप देख रहे हो, देखो मैंने यहाँ पर सारी चीजें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, ठीक है। अब यहाँ प्रोवाइड कराई तो S6 का रोल क्या है ये भी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। ये S6 का रोल मेडिकल टर्म जो होती है ओस्टियोडिस्ट्रोफी की, ज्यादातर रीनल यानी किडनी से रिलेटेड, ठीक है, किडनी से रिलेटेड होती है और किडनी से रिलेटेड थिंग्स को डिस्क्राइब करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, रीनल डिस्ट्रॉफी के लेवल पर, जब रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी के लेवल पर जाओगे, ये एक बोन डिसीज होती है, ठीक है। ये एक बोन डिजीज होती है और ये तब उत्पन्न होती है जब किडनीज ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के प्रॉपर लेवल को मेंटेन करने में फेल हो जाती है। याद रख लीजिएगा, जब रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी एक बोन डिसीज है, ये तब उत्पन्न होती है जब किडनीज ब्लड में, याद रखिएगा, जब किडनीज ब्लड में, आपको क्लियरली मैंने बताया है कि कैल्शियम और फॉस्फेट के प्रॉपर लेवल को मेंटेन करने में फेल हो जाती है। उस कंडीशन में दोस्तों आपको ओस्टियोडिस्ट्रोफी देखने को मिलती है। अगर आपको ओस्टियोडिस्ट्रोफी देखने को मिल रही है, तब आपको पहले ये समझना है कि ओस्टियोडिस्ट्रोफी क्या होती है, और जब प्रोटोकॉल सिलेक्ट करने आता है तो आपको पता है एक किडनी का देना है, एक मिनरलाइजेशन कैविसिटी के लेवल पर देना है। दोनों आपने सिलेक्ट कर लिया, यानी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है दोस्तों इन लोगों में जिनमें किडनी डिसीज होती है, और बहुत कॉमन रूप से ओस्टियोडिस्ट्रोफी उनमें देखने को मिलती है। बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट को देखेंगे ना, उस डायलिसिस पेशेंट में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और यही कारण है, कल अगर आप लोगों को याद हो, मैंने डायबिटिक फार्मूला डाला है आपको, S5C5 S6C6F1RE, डायबिटिक नहीं, आपका मल्टीविटामिन फार्मूला, और S5C5 S6C6F1RE प्लस सेकेंड डायल्यूशन में इसी को साथ में सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन प्लस WE, ठीक है, RE। ये दो प्रोटोकॉल जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो मल्टीविटामिन की प्राप्ति कैसे हो रही है आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि जब रीनल डिस्ट्रॉफी में चिल्ड्रन में मोस्ट सीरियस होती है कंडीशन, क्यों? क्योंकि इनकी बोन्स स्टिल ग्रोइंग होती है, अभी अभी डेवलप करने वाली होती है, और इसी कंडीशन के कारण ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिसके कारण डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है चिल्ड्रंस में। इसका मतलब क्या? जब किसी चीज की ग्रोथ होती है, जब किसी चीज का डेवलपमेंट होता है, तो हमारी बॉडी में एक लीवर का इन्वॉल्वमेंट, एक किडनी का इन्वॉल्वमेंट, एक आपके बोन का इन्वॉल्वमेंट, ये तीन चीज का अगर इन्वॉल्वमेंट फ्रीक्वेंटली आपको समझ में आ गया तो आप देखेंगे मल्टीविटामिन का लेवल, मल्टी मिनरल्स का लेवल आपकी हाइट को बढ़ाने का काम करता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। विटामिन आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को प्रमोट करने का काम करते हैं। अगर आपको ये पता है तो मान के चलिएगा S5C5 S6C6F1RE सेकेंड डायल्यूशन और पर्टिकुलरली सिंथेसिस सेकेंड प्लस REW का प्रोटोकॉल इतना मिरेकल सेट होता है दोस्तों, जो हर प्रकार की डिफॉर्मिटी जो इस कंडीशन में चिल्ड्रन में किडनी के कारण, बोन के फिलॉसफी के कारण, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण जो डेवलप होती है, उस डिफॉर्मिटी को दूर करने का काम करता है। इसीलिए मैंने उसका नाम दिया मल्टी मिनरल फार्मूला, ठीक है। इस प्रकार की डिफॉर्मिटी कब उत्पन्न होती है दोस्तों? जब लेग्स एक दूसरे की तरफ वहां पर इनवर्ड बेंड हो जाता है। आपको याद है कई बार मिलिट्री में जाते हो और वहां पर जाकर जब आप देखते हो तो नहीं, आपके पांव के बीच में गैप आ रहा है, चलिए आप जाइए, ठीक है, बाहर कर दिया जाता है, वहां पर भी ठीक कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार की डिफॉर्मिटी तब उत्पन्न होती है जब लेग्स एक दूसरे की तरफ इनवर्ड बेंड हो जाते हैं या लेग्स एक दूसरे से आउटवर्ड दूर हो जाते हैं। आप सेकंड डायल्यूशन में चला दीजिए 6 महीने, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पेशेंट की।
ठीक है, मैं कम से कम 80 पेशेंट के आसपास इस प्रोटोकॉल को प्रूव कर चुका हूं दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस डिफॉर्मिटी के रीनल रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, इस डिफॉर्मिटी को रीनल रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी अन्य जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंटली वो शॉर्ट स्टेचर का होना, आप देख लीजिए आप। ठीक है, जब भी पेशेंट का शॉर्ट स्टेचर हो रहा, मतलब विटामिन नहीं मिल रहा, कैल्शियम नहीं मिल रहा, जितने भी मिनरल्स है, जितने भी किडनी के फंक्शन है डिफेक्टिव है, इस कारण से हो रहा। इसीलिए सिम्टम जब ग्रोइंग चिल्ड्रंस में दिखते हैं दोस्तों, तब रीनल डिसीज प्राय 7 में आपको होगा, डेफिनेटली होगा। और प्राय डायलिसिस स्टार्ट के पहले ये सारे सिम्टम आपको लीगली देखने को मिलता है, चाहे वो एज फैक्टर के साथ हो या किसी के भी साथ हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो सीरियसनेस होती है ना, वो चाइल्ड डिफॉर्मिटी के लेवल पर नजर आती है आपको, यानी बच्चों में। इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी से बोन चेंजेस बहुत से ईयर पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं, बहुत सालों पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं। आपको पास जब तक केस लेकर आता है तब तक तो बहुत साल हो चुके हैं, अर्थात वो क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका होता है। अगर एडल्ट्स में सिम्टम अपीयर होते हैं तो उसके पहले जब किडनी डिसीज होती है, वो किडनी डिसीज इसको क्रिएट करती है। इसीलिए इस रीजन के साथ हमें साइलेंट क्रीपर के नाम से आप इसको जान सकते हो। इसको एक नाम दिया गया है, साइलेंट क्रीपर। ठीक है, ये मतलब धीरे धीरे खत्म कर देता है अंदर से। इसीलिए रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के सिम्टम एडल्ट में यूजुअली दिखाई नहीं देते, जितने चिल्ड्रन में तुरंत दिखाई दे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि हमें चिल्ड्रन का लेवल नजर आता है तो हमें एक्यूट या सब एक्यूट के लेवल पर ही ट्रीटमेंट करना है। लेकिन जब एक एडल्ट का लेवल आता है, वो एकाएक नहीं होता, काफी समय पुराना होता है, इसलिए हमें सीधा क्रॉनिक के लेवल पर ट्रीट करना है। इसीलिए रीनल ऑस्टियोट्रॉफी के सिम्टम एडल्ट में यूजुअली नहीं दिखाई देता, जब तक कि कई सालों तक वो डायलिसिस पर नहीं रहता। ठीक है, कई सालों तक उसको डायलिसिस पे रखा जाता है और बोला जाता है कि आपकी किडनी का फेलियर हो गया, आपका रीनल फेलियर है। ठीक है, जब ओल्डर पेशेंट और वुमेन दोनों जब मीनोपॉज के लेवल पर आएगी, यानी कि ओल्डर वुमेन हो या ओल्डर कोई पेशेंट हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो या वुमेन हो, जो वहां पर मीनोपॉज के माध्यम से गुजरती है, तो इस डिसीज से और ज्यादा रिस्क फैक्टर में चली जाती है, ग्रेटर रिस्क हो जाती है ऐसी महिलाओं की। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस से ऑलरेडी वनरेबल होती है, बहुत ज्यादा वनरेबल हो जाती है। और यही कारण है जब भी बोन डिसीज होती है तो प्राय जो विदाउट किडनी डिसीज में पाई जाएगी, यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ब्रोन ग्रेजुअली थीन हो जाती है, वीक हो जाती है, और एक पर्सन रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के द्वारा या उस पेशेंट के साथ पेशेंट को बोन और जॉइंट पेन फील होता है। और यहाँ पर बोन फ्रैक्चर का एक इंक्रीज रिस्क हो जाता है, प्रोन हो जाती है, बोन आसानी के साथ फ्रैक्चर हो जाती है। अब आपको मैं 2 प्रोटोकॉल एक साथ बता दिया, यानी आपको याद रखना है, जब कभी भी किसी की बोन डिफॉर्मिटी हो रही है, बोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन सिम्टम कोई भी डिसीज के सामने नहीं आ रहे हैं, पेशेंट आपको आकर बोल रहा है कि देखो साहब, मेरी जो बोन है पतली होती जा रही है, पेशेंट बोल रहा है देखो मेरा एक पांव मोटा हो रहा है, एक पांव दुबला हो रहा, वहां पर यही ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी का प्रोटोकॉल आपको कंपलसरी करना है दोस्तों। अगर आप इस प्रोटोकॉल को चलाएंगे, रिजल्ट आपके हाथों में होगा। मैं चैलेंज करने को तैयार हूं आपको दोस्तों। याद रखिएगा, यहाँ पर बोन फ्रैक्चर की एक इंक्रीज रिस्क आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए जब आप कॉजेस को निकालते हो तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी एक बोन डिसीज है दोस्तों, सिंपल सा एक बोन डिसीज है। ये तब उत्पन्न होती है जब किडनीज ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के प्रॉपर लेवल को मेंटेन करने में फेल हो जाती है। याद रख लेना इस बात को, किडनीज ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के प्रॉपर लेवल को मेंटेन करने में फेल हो जाती है, और ये कॉमन प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और ऐसे लोगों में जिनके साथ में किडनी डिसीज होती है, ज्यादातर डायलिसिस पेशेंट के अफेक्शन के रोल में दोस्तों आपको बहुत कॉमन रूप से देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप सिंपल वे में जब देख रहे हो कि उसको रीनल डिजीज अभी डेवलप नहीं हुई, लेकिन ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी डेवलप हो गई है, यानी कंजेनाइटल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी है, तो प्रोटोकॉल बदल जाएगा। ठीक है, जब आप हाइपरट्रॉफिक डिस्ट्रॉफी की बात में करोगे कि एकदम हाइपरट्रॉफी हो गया, एकदम डिस्ट्रॉफी के लेवल पर आ गया, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफिक रेडिएशन, यदि किसी को रेडिएशन हुआ और उस रेडिएशन के कारण वहां पर ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हुई, वहां पर आप क्या करोगे? जब किसी को ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी रीनल यदि किडनी के लेवल से होता है तो वहां पर क्या करोगे? एक सिंपल वे में आपको ये 3 प्रोटोकॉल देना है, उसके बाद में आपको दोस्तों अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां पर किडनी का प्रोटोकॉल निश्चित होता है। लेकिन मैंने आपको कहा है, सिंगल एक प्रोटोकॉल बताया था, अगर याद हो आपको, मैंने कहा था कि जब भी मिनरल्स के कैपेसिटी को मेंटेन करना है, S6C6L1YB, ठीक है, S6C6L1YB सेकेंड डायल्यूशन के प्रोटोकॉल में चले जाइए, आपको कंप्लीट रिजल्ट देखने को मिलता है, कंप्लीट रिजल्ट देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों
रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी मोस्ट सीरियस कंडीशन होती है चिल्ड्रन में, क्योंकि दोस्तों ये बोन स्टिल ग्रोइंग होती है, अभी अभी बोन ग्रोथ करना शुरू करी है और वहां पर रीनल डिसीज हो गई, ठीक है। और रीनल डिसीज के साथ अगर ये ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी की कंडीशन होती है, फेटल होती है, और फेटल होने के कारण कई बार पेशेंट्स को ले भी जाती है, ठीक है। लेकिन जब होती है और अगर इलेक्ट्रोमेपैथ के लेवल पर आ जाते हैं, ये प्रोटोकॉल 6 महीने चलाना है, 6 महीने के बाद में आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 महीने सेकंड में, 2 महीने फर्स्ट में, 2 महीने D3 में, 2 महीने D2 में आपका पेशेंट लगभग कवर हो चुका था। अगर क्रॉनिक होता है तो आपको D10 से आना है दोस्तों, वहां पर पॉजिटिव की तरफ आप देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% गारंटी के साथ डेवलप होता है दोस्तों। जब आप सिम्टम देखते हो कि हाँ भाई चलो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी का सिम्टम बताइए, एडल्ट में यूजुअली दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जब तक बहुत एडवांस लेवल पर नहीं आ जाता जब तक दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ S6 C6 L1 YB चला दो आप, D6 में नॉर्मल कर देगा दोस्तों, D5 में चला दो, सेकंड में चला दो, नॉर्मल कर देगा। लेकिन दोस्तों जब तक कि ये सीवियर ईयर कई सालों तक डायलिसिस पे पेशेंट नहीं रहता तब तक मालूम नहीं पड़ता। यदि उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो बोन देखिए धीरे धीरे थीन होने लगती है, वीकन होने लगता है, और जो सिम्टम होते हैं वो बोन और जॉइंट पेन के ट्रीटमेंट के रिस्क को बढ़ा देते हैं। यानी आपका बोन और जॉइंट के लेवल पर पेन जो होता है बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, तब जाकर आपका डायग्नोसिस कंफर्म होता है कि भाई ये तो ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो रहा है, और ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी का इसका रीजन तो रीनल है, और हम यहाँ पर बोन के लेवल पर काम करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत से ही आपको 3 प्रोटोकॉल बता दिए थे कि जनरल टॉनिक D5 में S5C4RE याद होगा आपको, C11V1G एंड S6C6L1YB, ठीक है। ये प्रोटोकॉल 3 मैंने पहले ही बता दिए थे। अब आप देख लीजिएगा सारे बोन्स के लेवल पर, इसी के लेवल में सारे बोन का ट्रीटमेंट हो गया आपका, मैंने शुरू से कहा था, इसीलिए ये डायग्नोसिस को प्रूव भी कर रहा हूं दोस्तों। जब डायग्नोसिस की बात आएगी तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी का डायग्नोसिस कैल्शियम और फास्फोरस लेवल पर डिपेंड करेगा कि ब्लड में क्या है। जब पैराथार्मोन लेवल, कैल्सिट्रियोल लेवल, ठीक है, कैल्सिट्रियोल मतलब 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल जो एक्टिव विटामिन D3 होता है दोस्तों, वो किडनी में क्या लेवल पर है, पैराथार्मोन आपके बॉडी में क्या लेवल पर है। और जब बोन के बायोप्सी कराते हो लोकल एनेस्थेसिया के अंतर्गत एक बोन का स्मॉल पीसेस को सैंपल को रिमूव करते हैं, और खास तौर से हिप से रिमूव करते हैं और एनालिसिस करते हैं माइक्रोस्कोप में, और उसका पूरा हिस्टोल आदि का स्टडी करने के बाद बताया जाता है कि हाँ साहब यहाँ पर ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी डेवलप हो चुकी है। यानी कैल्शियम और फॉस्फेट का जो पेरियोस्टियम का लेवल है, जो रिजॉर्प्शन की प्रोसेस है, वो फेलियर हो चुकी है, और आपकी बोन जो होता है डिस्ट्रक्ट हो रही है। बोन जो आपकी ग्रोथ होना चाहिए चौड़ाई में, वो चौड़ाई में न होकर पतलाई हो जाती है, यानी पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है। और ये डिपेंड करता है कि आपका किडनी फंक्शन कर रहा है या नहीं। अगर आपकी किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है तो किडनी ही आपकी बॉडी में कैल्शियम का मेंटेनेंस और फॉस्फेट का मेंटेनेंस कर रही है, यानी फॉस्फोरस को एक्सक्रेट कराने का काम और कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराकर आपके बॉडी में डालने का काम किडनी करती है। मैंने पूर्व के लेक्चरों में आपको 1-2 दिन पहले ये सारी चीजें क्लियर की थी दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रोमेपैथ ट्रीटमेंट इस प्रकार के डिसीज के लेवल पर करते हो तो किडनी में H6 का क्या रोल है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बोन को कमजोर करने में H6 का बहुत बड़ा रोल है। यदि बोन कमजोर हो रही है तो H6 का आपको प्रोटोकॉल जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ देना, लेकिन कौन सी पोटेंसी में देना है, न्यूट्रल पोटेंसी में। C4S1L1A2RE ये केवल और केवल बोन के लेवल पर, जब बोन के लेवल पर ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी लग रही है लेकिन किडनी का फंक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब ये सिंगल प्रोटोकॉल, यानी C4S1L1A2RE या लिम्फो बूस्टर सेकेंड डायल्यूशन में C4RE डालकर आप दे दीजिए। आप देखेंगे कंप्लीट बोन की जो ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो रही है वो रिकरेंटली क्यूर होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। लेकिन 90% केसेस में देखने को मिलता है, 10% में केवल यही प्रोटोकॉल। लेकिन इसके साथ जब 90% केसेस में आप सेकंड नंबर का प्रोटोकॉल चलाते हो, S6C4WE सेकंड डायल्यूशन या फिर S6N1B अल्टरनेट ऑर्गेनो बूस्टर C4 सेकंड डायल्यूशन, जब ये प्रोटोकॉल आप चलाते हो, आप मान के चलिए भूल जाइए, आपका पेशेंट लगभग विद इन 1 मंथ 25 से 30% रिकवर, 6 मंथ में कंप्लीट क्योर पे आ जाता है, ये मैंने देखा है दोस्तों, इसलिए आपको बता रहा हूं। लेकिन तीसरा प्रोटोकॉल, जब कंजेनाइटल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी यानी मां के पेट से लेकर आ रहा है कि वहां पर एड्रिनल इनसफिशिएंसीज हो रही है, तब C4V1S1L1RE का फर्स्ट डायल्यूशन प्लस ऑर्गेनो बूस्टर, ठीक है, ये दोनों का महत्व आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब डिस्ट्रॉफी हाइपरट्रॉफिक हो जाती है, वहां पर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाता है बाहर,
तब आपको C4H1A3F1B का देना है। सीधी बात है, बी का प्रयोग तब करना जब कोई चीज बढ़ जाए, उसको घटाना है बड़ी बी चीज को, तो बी का प्रयोग करिएगा दोस्तों आप। C4H1A3F1B, इसीलिए याद रखिएगा कैटरेक्ट में बी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने जी को दे दिया फाड़ देगा, लेकिन बी को दे दिया धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। इसीलिए C4H1A3F1B सेकेंड डायल्यूशन में यह काम करता है। जब ओस्टियोडिस्ट्रोफिक रेडिएशन की बात आती है तब आपको याद रखना है C4A3S1 सेकेंड डायल्यूशन। ठीक है, C4A3S1 सेकेंड डायल्यूशन में आपको देना है दोस्तों। और यही कारण है आपके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आते हैं दोस्तों। याद रखिएगा ओस्टियोडिस्ट्रोफिक रेडिएशन के लेवल पर बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट दिखाए हैं दोस्तों इसने। जब आपको रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी समझ में आती है S6C4A3ReOWE सेकेंड डायल्यूशन, बहुत मेडिकल। इसीलिए मैंने कहा कि मल्टीविटामिन के लेवल वाला S5C5F1RE S6C6 सेकेंड डायल्यूशन प्लस सिंथेसिस ReOWE सेकेंड डायल्यूशन, इट्स अ मिरेकल डायल्यूशन। ठीक है, ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है। अगर उसी में आप C4 को भी डाल दोगे तो यही काम जो यहाँ करवा रहे हो वहां पर भी वो काम हो जाएगा दोस्तों। याद रख लेना आपको, ये वो प्रोसेसेस हैं जो प्रूवन प्रोसेस है। हमारे ग्रुप के काफी मेंबर्स हैं जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स को प्रूव किया है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये केसेस ऐसे हैं जो आपके टेबल प्रैक्टिस को पावर लूम देते हैं दोस्तों, पावरफुल इंपैक्ट आपको देते हैं। इसलिए ये सारे रिजल्ट आपके टेबल प्रैक्टिस में दिए गए हैं, आपको बताए गए हैं, यूजेबल है, यूज किए हुए हैं, इसलिए आप इसको यूज कीजिए दोस्तों। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट हैं, आप टेबल प्रैक्टिस में इसको यूज कर सकते हो। जब आप टाइप्स ऑफ सेल्स इन बोन की बात करते हो, बोन में जब सेल्स के टाइप्स की बात करोगे तब मैं आपको यही फंक्शन जो ओस्टियोडिस्ट्रोफी के लेवल पर है आपको यहां समझ में आएगा कि यहाँ पर बोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बोन का डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है और उसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीज समझ में आएगा। पहला हम बात करते हैं दोस्तों बोन की कौन कौन सी सेल है। तीन प्रकार के सेल होती है बोन में। एक होती है दोस्तों आपकी ओस्टियोब्लास्ट, एक होती है ओस्टियोसाइट्स, एक होती है ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ये तीन प्रकार के सेल है आपकी बॉडी में और ये तीनों प्रकार के सेल्स का अपना अपना फंक्शन है। सबसे पहले मैं एक एक सेल्स के बारे में बताता हूं और उन सेल्स के बाद में दोस्तों आपको पर्टिकुलरली उसकी प्रत्येक एक्टिविटी के बारे में आपको बताता हूं। जब आप ओस्टियोब्लास्ट की बात करो तो ओस्टियोब्लास्ट वो बोन सेल होती है दोस्तों जो बोन फॉर्मेशन से कंसर्न होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती है बोन फॉर्मेशन से कंसर्न होती है। मिनरलाइजेशन कैपेसिटी से आपकी ओस्टियोब्लास्ट डायरेक्टली अफेक्टेड होती है, याद रख लेना आप दोस्तों। इसीलिए ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के लेवल पर ये सेल्स बोन की आउटर सरफेस पर सिचुएटेड होती है। एक एक पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लेना अपने माइंड में। बोन की आउटर सरफेस पर सिचुएटेड होती है और साथ ही साथ जो मैरो की कैविटी होती है, जो आपकी एपिफाइशियल फ्लैट होती है, उसमें भी सिचुएटेड होती है। और यही कारण है दोस्तों ये ओस्टियोब्लास्ट जायंट मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रिमिटिव सेल से अराइज होती है। यहां पर जो बोन का डेवलपमेंट होगा, जो बोन के स्टेम सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं जायंट मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रिमिटिव सेल्स, जिससे ये ओरिजिनेट हो रही है ओस्टियोब्लास्ट, उससे ये वहां पर डेवलप होती है, जिसे हम ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स। दोस्तों जब ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स का ओस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएशन होता है, जब वहां पर बनी तो इसी रूप में और आगे जाकर ये ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट करके उसको ओपनली छोड़ दिया जाता है, फ्री छोड़ दिया जाता है और ये फ्री टनल में जाके स्टेप हो जाता है। दोस्तों कैसे होगा देखिए आप। ठीक है, तो ये जो ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होती है ये वहां पर ओस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएशन होती है। लेकिन दोस्तों कुछ हार्मोन होते हैं जो बोन प्रोटीन्स, कुछ हार्मोन और कुछ बोन प्रोटीन्स होते हैं जिसे स्केलेटल ग्रोथ फैक्टर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ हार्मोन होते हैं और कुछ बोन प्रोटीन होते हैं दोस्तों, जो उनके द्वारा ये ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एक्सेलरेट होती है, अर्थात ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का वहां पर डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। और इसी कारण से दोस्तों ये ग्रोथ फैक्टर ओस्टियोब्लास्ट की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता रहता है। ठीक है, ये जो ग्रोथ फैक्टर होता है, ये ग्रोथ फैक्टर ओस्टियोब्लास्ट की ग्रोथ को भी लगातार स्टिमुलेट करता रहता है। इसीलिए दोस्तों
जब नॉर्मल जितनी भी प्रोसेसेस होती है, नॉर्मल सारी प्रोसेसेस 1 बाय 1 इससे लिंक करती है। कैसे करेगी, एक एक चीज देखिएगा दोस्तों। ओस्टियोब्लास्ट की अगर हम फंक्शन की बात करें कि ये क्या करती है, हमने देखा कि भाई ये बोन के फॉर्मेशन में मदद करती है, तो ठीक है, हम सबसे पहले उसी को देखते हैं। बोन मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में इसका रोल क्या है? जो बोन का मेन मैट्रिक्स होता है, जो उसका मेन आधार स्तंभ होता है, जिसके लेवल पर ये डेवलप हो रही है, तो याद रखिएगा ओस्टियोब्लास्ट बोन मैट्रिक्स के सिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। जो टाइप 1 कोलेजन और एक प्रोटीन जिसे मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन एमजीपी, जिसको नाम याद रखिएगा एमजीपी, ग्ला प्रोटीन, मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन या ओस्टियो कैल्शियम के सिक्रेशन के द्वारा दोस्तों टिपिकली ये कंडीशन डेवलप होती है। यानी अन्य प्रोटीन जो ओस्टियोब्लास्ट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं वो भी मैट्रिक्स सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपको याद रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में सील में भी बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो हमारी बॉडी में लीवर से निकलता है, टीजीएफ, और हर प्रकार की ग्रोथ को प्रमोट कराता है, चाहे वो हाइट से रिलेटेड हो, याद रख लेना। इसीलिए मैं बता रहा हूं, लीवर में हमने सिलेक्ट किया था S2 पिल्स और S5C4 आरई पिल्स, नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, ऐसे प्रोटीन टीजीएफ जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर यानी आईजीएफ, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, एफजीएफ यानी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, और पीडीजीएफ यानी प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये चारों जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ये जब निकलेंगे उसका डायरेक्ट लिंक होगा बोन के डेवलपमेंट से। इसीलिए बोन मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में आपको इन 4 पार्ट का याद रखना है कि लीवर कैसा काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ये 3 का कोरिलेशन होगा, तब जाकर आपकी बोन के मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रोटीन ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर के रूप में, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर के रूप में, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के रूप में, पीडीजीएफ ग्रोथ फैक्टर यानी प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर के रूप में रिलीज हो रहा है, वो सबसे पहले दोस्तों आपके ओस्टियोब्लास्ट के फंक्शंस को प्रमोट करता है, याद रखिएगा। दूसरा होता है रोल इन कैल्सिफिकेशन। ठीक है, आपको सबसे एडवांटेज देखना है कि अगर बोन का फॉर्मेशन करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बोन की तरफ दोस्तों बहुत तेजी से मिनरल्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कैल्शियम का यूटिलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जब कैल्सिफिकेशन में आप रोल देखते हो कि भाई ओस्टियोब्लास्ट का क्या रोल है, ओस्टियोब्लास्ट एंजाइम, याद रखना, आपकी बॉडी में यदि एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ मिला लेबोरेटरी टेस्ट में, तो आपको क्या समझना है, समझ लेना, ओस्टियोब्लास्ट एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेस से भरा हुआ होता है दोस्तों। यानी ओस्टियोब्लास्ट में सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस जो एंजाइम होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जो कि बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, यानी कैल्सिफिकेशन के लिए जब सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में कैल्सिफिकेशन कम हो गया, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस बन रहा है, जो वहां पर कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस को बढ़ाने का काम कर रहा है। याद रखना है इस बात को। इसीलिए जब आपको सीकेपी का, ठीक है ना, क्रिकेट आपको जब आगे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जब बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, उसके लिए बहुत नेसेसरी है, याद रख लेना आप, ठीक है, एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेस। जब आप प्रोटीन के सिंथेसिस को देखते हो तो ओस्टियोब्लास्ट जिस प्रोटीन के सिंथेसाइज कराने का काम करती है वो होता है मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन। ठीक है, इसको हम ओस्टियोपोंटीन जो कि कैल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोंटीन, जो कि आपके बोन के कैल्सिफिकेशन में कंटिन्यू इन्वॉल्व होता है। अब ये चीज अगर आपको पता लग गई तो ये कैसे करोगे आप, ठीक है, आपको मैं कहता हूं S5C4RE ऐड कर दो। आपने क्या करा, आपने क्या करा, S5C4RE को ऐड कर दिया, आपने करा क्या, आपने मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा दिया। अब जब मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो कहां बढ़ रही है, S5 से सारे ग्रोथ फैक्टर को इंक्लूड कर दिया आपने, C4 से आपने मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा दी बोन की तरफ। RE से क्या होगा, हार्मोनल इंपैक्ट, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो ग्लैंडुलर सीक्रेशन से बढ़ जाते हैं। ठीक है, RE डायरेक्टली हर हार्मोन के लेवल को स्टिमुलेट करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए जिस ऑर्गन की तरफ आप भेज रहे हो, S5C4RE लगाकर भेज रहे हो, आप मान लो उस ऑर्गन की तरफ जितने भी हार्मोन इन्वॉल्व होंगे सारे हार्मोन के लेवल को बढ़ा देगा। इसीलिए याद रखना है दोस्तों, ये यहाँ पर कैल्सिफिकेशन को बढ़ाने का काम करती है, इसीलिए मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बोन की तरफ बढ़ा देती है। इसीलिए फेट ऑफ ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, मतलब क्या महत्व होता है ओस्टियोब्लास्ट का,
बोन फॉर्मेशन में दोस्तों भाग लेने के बाद ओस्टियोब्लास्ट इसी ओस्टियोसाइट्स में डिफरेंशिएशन हो जाती है। यानी एक बार जब बोन फॉर्मेशन हो गया बिल्कुल लीगल एक्ट के रूप में आपका बोन, अब आपको तो पता है बोन डेली बनता है, डेली डिस्ट्रक्ट होता है, डेली बनता है, डेली डिस्ट्रक्ट होता है। यानी बोन में हीलिंग लगातार होती रहती है। बोन थोड़ा सा कैल्शियम फॉस्फेट दोनों रिड्यूस करती है और थोड़ा सा कैल्शियम फॉस्फेट जो आपने नया खाया वो वहां पर रिप्लेस करती है। यही तो कारण है कि बोन पुरानी नहीं होती। अगर पुराना मकान होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जर्जर हालत में हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बोन जिसके ऊपर आपका पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है, वहां पर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी के कारण कैल्शियम और फॉस्फेट बनकर जो कॉम्बिनेशन होकर जो बोन बनती है, और कैल्शियम और फॉस्फेट अलग होकर कैल्शियम रीयूज्ड हो जाता है, यूरिन के माध्यम से फॉस्फेट को निकाल दिया जाता है, क्योंकि फॉस्फेट बहुत डेंजरस भी होता है दोस्तों। इसीलिए जब भी कभी आपकी बॉडी में डिफरेंशिएशन ओस्टियोब्लास्ट का ओस्टियोसाइट में हो गया जो कि कैल्सिफाइड बोन के लेक्यूनी की और ट्रैप्ड हो जाती है। यानी जो हमने वहां पर देखा था हेवर्सन कैनाल, उस हेवर्सन कैनाल में हमने देखा था एक लेक्यूनी, एक गुफा होती है, उस गुफा में जाकर दोस्तों ये ट्रैप हो जाती है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ओस्टियोसाइट्स का निर्माण करती है। यानी ओस्टियोब्लास्ट अब सेकंड सेल ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट का ये काम था बोन फॉर्मेशन में। आप लोगों ने देखा सीखा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओस्टियोसाइट्स की। ओस्टियोसाइट्स दोस्तों, ओस्टियोसाइट बोन सेल होती है जो कि बोन के मेंटेनेंस के साथ कंसर्न्ड होती है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ओस्टियोब्लास्ट ने बोन को मेंटेन कर दिया, मतलब बना दिया, फॉर्मेशन कर दिया। अब मेंटेनेंस करने के लिए भी तो जरूरी है ना, ओस्टियोक्लास्ट तो बोन को तोड़ देगा। इसीलिए ओस्टियोसाइट जो होती है बोन सेल्स होती है जो कि बोन को मेंटेनेंस करने के साथ कंसर्न्ड होती है दोस्तों। यानी ओस्टियोसाइट एक स्मॉल फ्लैटेंड राउंड सेल्स होती है जो कि बोन लेक्यूली में एम्बेडेड होती है, वहां पर ट्रैप्ड हो जाती है। इसीलिए ये सेल डेवलपमेंट बोन में मेजर सेल होती है दोस्तों। जब भी कोई बोन डेवलप हो रही है, उस डेवलप होने वाली बोन में स्पेशली मेजर सेल के रूप में ये काम करती है, और यही कारण है ये मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट से डेराइव्ड होती है दोस्तों, एकदम मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट से डेराइव्ड हो जाती है। इसीलिए याद रखिएगा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो ओस्टियोसाइट से निकलकर कैनालिकुलाई में रन करती है दोस्तों, और पूरे बोन मैट्रिक्स में अपनी शाखाएं फैला देती है। याद रख लीजिएगा इस बात को, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से निकलकर जो ओस्टियोब्लास्ट से निकल रही है दोस्तों, पूरी कैनालिकुलाई में रन करती है और पूरे बोन मैट्रिक्स में अपनी शाखाएं फैला देती है। और यही कारण है अपनी शाखाओं को फैलाकर सारी सेल को एकजुट कर देती है, और इसीलिए नैबिंग ओस्टियोसाइट से प्रोसेसेस एक दूसरे से कांटेक्ट करने के कारण टाइट जंक्शन को फॉर्म कर देती है, और टाइट जंक्शन को फॉर्म करना ही बोन की स्ट्रेंथनिंग को दर्शाता है। यानी आपकी बोन में कितनी ताकत है, आप कितना वजन सहन कर सकते हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने आपकी लाइफ में बचपन में क्या खाया। कहते हैं ना, बचपन का खाया बुढ़ापे तक काम होता है। 21 साल तक बोन की मॉडलिंग होती है, रिमॉडलिंग होती रहती है। ठीक है, यानी 21 साल तक बोन को जितना स्ट्रेंथ करना है आप कर सकते हो। महिलाओं में 18 साल तक आपको जितनी बोन को स्ट्रेंथ करना है आप कर सकते हो। उसके बाद में केवल रिमॉडलिंग होगा, आपकी नई बोन का फॉर्मेशन केवल रिमॉडलिंग के लेवल पर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर ये सारा कॉन्टेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। ओस्टियोसाइट्स आगे जाकर केवल बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए जब बोन कमजोर होती है तो हम कुछ नहीं करते, S5C4 आरी पहले देते हैं ताकि मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाए बोन की तरफ, और जब हील हो जाता है आरी हटा के G कर देते हैं तो S5C4G से पूरा हीलिंग सिस्टम हो जाता है। यानी उसके बाद पूरा मेंटेनेंस हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे लंबे समय के लिए आपके बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन करके आप छोड़ देते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा फंक्शन है जो टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलता है। जब आप ओस्टियोसाइट के फंक्शन देखोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। लिविंग टिश्यू के जैसे बोन को मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है दोस्तों। जैसे आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं ग्रोथ कर रहे हैं और ग्रोथ करके अपने नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, वही प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कारण ऐसा होता है। आप देखो, मेटाबॉलिज्म के माध्यम से तो आप मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो। आप मिनरलाइजेशन कैपेसिटी के साथ साथ जितने भी ग्रोथ फैक्टर होते हैं, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, कैल्शियम, मिनरल्स, सारे आप बढ़ा के बोन की तरफ भेज रहे हो, जब तो ग्रोथ हो रही है। इसीलिए दोस्तों लिविंग टिश्यू में जैसे कि बोन को मेंटेन करने में
जैसे लिविंग टिश्यू मेंटेन होता है, ऐसे बोन को मेंटेन करने में दोस्तों ओस्टियोसाइट का मेन रोल होता है। और यही कारण है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण आप देखोगे सिंपल इसी रूप में मेंटेन करता है। दूसरा, बोन और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के बीच कैल्शियम के एक्सचेंज को मेंटेन करने का काम करती है ओस्टियोसाइट। इसीलिए मैंने कहा, आपको याद रख लेना मेरी बात को, बोन और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के बीच में कैल्शियम के एक्सचेंज को मेंटेन करने का काम करता है। यदि कैल्शियम बोन में कम हुआ तो बढ़ा देगा, अगर बोन में से कैल्शियम कम हुआ तो घटा देगा। ये दोनों प्रोसेसेस आपको ओस्टियोसाइट्स के लेवल पर देखने को मिल रही है। इसीलिए बोन का रिजॉर्प्शन चलता रहता है। यदि ओस्टियोसाइट्स को लगता है कि बोन में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो वो कैल्शियम का एडॉप्टेशन घटा देता है, ऑटोमेटिक घटा देता है। और उसको लगता है कि नहीं, बोन में कैल्शियम कम हो रहा है, तो वो वहां से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से बोन की तरफ मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कैल्शियम वहां पर डिपॉजिट होता है और आपकी बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन में हमेशा चलता रहता है, लेकिन आपको टेबल प्रैक्टिस में कैसे मूवमेंट होता है मैंने बता दिया, कैसे मेडिसिन के प्रोटोकॉल से आप इसको सेट कर रहे हो। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ओस्टियोसाइट्स आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, जब आप ओस्टियोक्लास्ट सेल की बात करते हो तो ये तीसरी सेल है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट वो बोन सेल होती है दोस्तों जो कि बोन रिजॉर्प्शन के साथ जुड़ी होती है, यानी ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में नंबर 1 ओस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, और ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या होती है? बोन में से कैल्शियम और फास्फेट को निकालकर तोड़ के बाहर निकाल देना, जो रोजाना होता है। और यही कारण है जब ब्लड में मतलब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई, बोन में से कैल्शियम निकलकर फिर से 9 से 11 मिलीग्राम हो जाता है। और जब आप नया कैल्शियम खाते हो, भाई मान लो 8 दिन आपने कैल्शियम खाया ही नहीं, तो कैल्शियम की पूर्ति कैसे करोगे? कैल्शियम तो बहुत सारे फंक्शन में काम आता है, अभी आगे पढ़ने वाले हम कि कैल्शियम कहाँ कहाँ काम आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है कि जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैल्शियम का लेवल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो भाई बोन में से कैल्शियम और फास्फेट, जो पेरियोस्टियम की जो कोटिंग होती है, चिकनी कोटिंग होती है, चमकदार कोटिंग होती है, वो होती है कैल्शियम फास्फेट। वहां से कैल्शियम फास्फेट रिमूव हो जाता, फास्फेट यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट हो जाता, कैल्शियम फिर से रीयूज्ड होकर, मतलब यूरिन से फिल्टर होकर वापस दोस्तों उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज दिया जाता है, इसलिए कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस में ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी की जो सेल्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। इसीलिए याद रखिएगा, ओस्टियोक्लास्ट एक जायंट फेगोसाइटिड मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। याद रखना, फिर से सुन लेना, जायंट मल्टीन्यूक्लिएटेड फेगोसाइटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होती है दोस्तों, जो कि बोन मैट्रिक्स के लेक्यूनी में पाई जाती है। ये भी बोन मैट्रिक्स के लेक्यूनी में जहां पर ओस्टियोसाइट पाई जाती है, ये भी वहीं पर पाई जाती है। ये बोन सेल्स क्या करती है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में डेराइव हो जाती है। ठीक है, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स यानी जो बोन मेरो है वहां से प्राप्त होती है। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, जो मोनोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है उसके वाया डेराइव होती है, यानी CFUM। हमने पढ़ा है जब ब्लड सेल्स के बारे में मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था मोनोसाइट कॉलोनी फार्मिंग यूनिट M के वाया ये डेराइव्ड होती है दोस्तों। इसीलिए CFUM के लेवल पर मोनोसाइट कॉलोनी फार्मिंग यूनिट M के वाया ये डेराइव्ड होती है। कॉमन रूप से आपने देख लिया दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जब आप ओस्टियोक्लास्ट के फंक्शन के लेवल पर जाओगे कि भाई चलो हमने इतना सब सीख लिया, तो ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन बताओ आप। दोस्तों बोन रीमॉड्यूलिंग के कारण बोन रिजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों, यानी आपके बोन में से कैल्शियम निकल कर ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन कर रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है यहां से कैल्शियम लेकर बोन को रीमॉडलिंग करती है। आपने देखा ना दोस्तों, रिमोल्डिंग टायर किसने किसने देखा है? ठीक है, रिमोल्डिंग टायर आप देखते हो ना, ट्रक में पुराने टायर के ऊपर कोटिंग चढ़ा दी जाती है, रिमोल्डिंग। ठीक है, वही कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी, और यही कारण है, इसके कारण बोन रिजॉर्प्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों। बोन रिजॉर्बिंग कंपार्टमेंट में बोन रिजॉर्प्शन के लिए नेसेसरी जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनके सिंथेसिस और उनके रिलीज को बढ़ा देती है, और इसी कारण से ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और बहुत आसानी से यहाँ के बोन को गला भी देता है और यहाँ पर नई बोन को फॉर्मेशन में मदद भी करते हैं दोस्तों। इसी कारण से ये बोन के रिजॉर्प्शन कैपेसिटी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो मुझे उम्मीद है
तीनों सेल के फंक्शन आपको क्लियर कट इंडिकेट हो गए। अब अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जब प्रोटोकॉल यहाँ पर देखना है तो आपको ये डिसाइड करना है कहां पर आर लगाना है, कहां पर जी लगाना है। बस ये दो फंक्शन आपको मोटिवेट करना है। जब स्वेलिंग आ जाए तो डब्ल्यू लगाना है, बस इतना याद रखना, यहाँ वाई का प्रयोग ना करना। ठीक है, बोन के लेवल पर, किडनी के लेवल पर वाई का प्रयोग इस लेवल पर, इन तीन सेल के फंक्शन के लेवल पर नहीं करना। लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइट लेवल पर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप एक फंक्शन को बढ़ा रहे हो और दूसरे को रिलैक्स कर रहे हो। जो रिलैक्स हुआ और ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, जो बढ़ना था वो बढ़ेगा नहीं। इसलिए वाई के जगह आर ई जी और डब्ल्यू का रोल जो होता है ना, बोन के हर डिसीज में मास्टरी का काम करता है। लेकिन जब हमको लग रहा है कि मिनरलाइजेशन कैपेसिटी परफेक्ट नहीं हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तब आप S66 L1Y B दे दो, मोस्टली कवर हो जाएगा। क्योंकि बी से क्या कर रहे हो आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दो उसके साथ में, तो वाई रिलैक्स भी करेगा नर्व को, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से हो जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा तो जो फंक्शंस है वो करेक्ट हो जाएंगे। आप देखो, आप इस्चीमिया का केस ट्रीट करते हो ना दोस्तों, कितने लोगों ने इस्चीमिया का केस देखा है? ठीक है, आप देखो बोन एवेस्कुलर नेक्रोसिस कितने लोगों ने देखा है? कितने लोग एवेस्कुलर नेक्रोसिस को करेक्ट कर सकते हो? मैं कहता हूं आप सब कर सकते हो। सारे के सारे लोग एवेस्कुलर नेक्रोसिस को ठीक कर सकते हो। कैसे? बहुत इजीली है दोस्तों, बहुत इजीली है। आपको उस बोन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। S5 C4 RE को आप उपयोग करा दीजिए, ठीक है, और साथ में बी का प्रयोग कर दीजिए। आप अगर एनाल्जेसिक ड्रॉप दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर अब बी का प्रयोग कर दीजिए। S5 C4 A1 B का प्रयोग कर दीजिए। आप देख लीजिए बोन की तरफ बहुत तेजी के साथ में ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाएगा, और साथ में आप इसको एनाल्जेसिक ड्रॉप में ऑलरेडी REG मिला हुआ है, याद है आपको? एनाल्जेसिक ड्रॉप, उसमें RE और B मिला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वो वहां पर आप D6 में दे दो, और यहाँ पर प्रोटोकॉल में S5 C4 A1 B दे दो। आप देखो बोन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया, और वहां पर एनाल्जेसिक ड्रॉप से आपने बहुत तेजी के साथ स्टिमुलेशन भी कर दिया उसको। हीलिंग के लेवल पर जी को भी भेज दिया आपने, S5 C5 को भी भेज दिया। ठीक है, आप उसके प्रोटोकॉल को देख लो और ये प्रोटोकॉल को देख लो, कितना चीज बचा? कुछ भी नहीं बचेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्सटर्नल अप्लाई कराओगे तो आपको आरी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब वहां पर आरी का प्रयोग करोगे, S5 C4 A1 L1 F1 आरी, आप देखो कितनी तेजी से। सबसे ज्यादा फीमर के हेड में एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। मेरे पास 13-14 नागपुर के पेशेंट है जो ठीक हो गए। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। जब आप बोन ग्रोथ की बात करोगे तो आपको याद रखना है कि आप बोन की ग्रोथ कैसे करा सकते हो। ठीक है, अगर आप बोन की ग्रोथ करा सकते हो तो आप तो हाइट भी बढ़ा सकते हो भाई। ठीक है, प्रोटोकॉल आपको पता है कैसे कराना है, ये भी पता है आपको। देखिए, आप एम्ब्रियो एक कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है दोस्तों, कार्टिलेज से डेवलप होता है। और जब एम्ब्रियो एक कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है तो ये कार्टिलेज लार्ज अमाउंट के सॉलिड से कंपोज होता है, बड़ी मात्रा में सॉलिड कंटेंट से डेवलप हो रहा है दोस्तों। किंतु फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है दोस्तों। कैसा? बिल्कुल फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, और ये मैट्रिक्स एक प्रोटीन से डेराइव्ड होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन। ठीक है, आप जानते हो कॉन्ड्रिन सल्फेट। ठीक है, तो यहां पर ये जो फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स एक प्रोटीन से डेराइव्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन, जो कि कार्टिलेज सेल्स या कॉन्ड्रियोसाइट्स के द्वारा लगातार सीक्रेट होता रहता है। और यही कारण है कुछ कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट भी हो जाता है। यही कारण है, आप देखो ये, आप कान को खींच लो, नाक को खींच लो, ठीक है, ये मूवमेंट करता रहता है क्योंकि ये कार्टिलेजिनस पार्ट है, और कार्टिलेज हमेशा मूवेबल होता है। लेकिन अगर बोन हो गया तो, ठीक है, यही कार्टिलेजिनस आगे जाकर बोन में भी कन्वर्ट हो जाता है जब कैल्शियम का मिनरलाइजेशन ज्यादा हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है, जब भी कभी डेवलपमेंट हो रहा है तो वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट कार्टिलेज के लेवल पर ही हो रहा है, और पहला स्टार्टिंग कार्टिलेज, उसके बाद बोन में कन्वर्ट होता है। इसलिए याद रखिएगा, जब ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन की बात होगी, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि ओसिफिकेशन क्या होता है और कैल्सिफिकेशन क्या होता है। जिन लोगों ने बोन पढ़ी है उन लोगों को पता होगा दोस्तों, ये जो हमारे ब्रेन के सूचर्स होते हैं,
ब्रेन 21 साल के बाद ये जो स्कल होता है आपस में फिक्स होता है। यानी फीमेल में 18 साल और मेल में जो है 21 ईयर होते हैं जब कोई भी बोन जाकर ओसिफाई हो जाता है। यानी यहाँ पर बोन का एपिफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस आपस में फिक्स हो जाता है। उसके बाद आपकी बोन को किसी भी लेवल पर आप लंबाई को नहीं बढ़ा सकते दोस्तों, उसको बोलते हैं ओसिफिकेशन। ठीक है, यानी कोई भी ओसिफिकेशन तब होता है जब कार्टिलेज का बोन में कन्वर्शन होना हो गया। ठीक है, यानी कार्टिलेज अपनी अंतिम अवस्था में बोन में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद कोई भी कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी एक एज फैक्टर होता है, जैसे मेल में 21, फीमेल में 18 ईयर्स, आपको याद रखना है। आप उसके बाद में उसकी बोन की चौड़ाई बढ़ा सकते हो लेकिन लंबाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बोन फिक्स हो चुकी है, और बोन फिक्स हो गई तो फिर आप एपाफाइट, जहां पर जो जर्मिनल प्लेट होती है जो उसको डेवलप करती है, वो फिक्स हो गई, और वो फिक्स हो गई तो क्या आप कोई दूसरी प्लेट बना दोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं हाइट उसी की बढ़ाना जो 18 साल से छोटा हो, 21 साल से छोटा, नहीं तो आप कितने पैसा खर्च कर दो कुछ नहीं होगा। याद रख लेना दोस्तों, बर्थ के समय पर जो स्केलेटल होता है उसमें 50% कार्टिलेज होता है और 50% बोन होती है। याद रख लेना, जब आप पैदा होते हो, पैदा होते समय आप देखो कितना लूज होता है आपका बॉडी कैरेक्टर, तो आपकी बॉडी में 50% कार्टिलेज होता है बोन के लेवल पर और 50% बोन होता है दोस्तों। 2 साल की एज में आते आते स्केलेटल में आप जब देखोगे 35% कार्टिलेज हो जाएगा और 65% बोन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, जो कार्टिलेज है वहां पर आपको करना क्या है, आ रहा समझ में? अगर हाइट बढ़ाना है तो करना क्या है, कार्टिलेज है, अब कार्टिलेज में आप कैल्शियम का, फॉस्फेट का डिपोजिशन कर दो, क्या होगा? ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब बचपन में 50% है, जैसे जैसे ग्रोथ करता है, हो कह रहा है आप उसको अच्छा दूध दे रहे हो, क्यों दूध पिलाते हो आप? माँ कहती कि यार बचपन में इसको दूध अच्छा पिलाएंगे बुढ़ापे तक काम आएगा। बिल्कुल सही है, माँ का ये सोचना बिल्कुल सही है। आपको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि हमने अगर उसको मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा दी बचपन में, डेफिनेटली मान के चलिएगा आप वहां पर जो 50% कार्टिलेज और बोन है वो 35 से 65 के लेवल पर बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही कारण है दोस्तों, जब ग्रोथ इन लेंथ देखते हो आप किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को जब आप ट्रीट करते हो तो आप देखते हो लंबाई में बढ़ रहा है। ठीक है, आप एज के हिसाब से टैली करते हो, अरे यार तेरी एज के हिसाब से तो तेरी हाइट है ही नहीं बेटा, आप बोलते हो ऐसा पेशेंट को। आप क्या देखना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो? मैं ये देखना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपकी ग्रोथ यहां पर डिफेक्टिव हो गई है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो दोस्तों ग्रोथ के दौरान एपिफाइसिस प्रत्येक लॉन्ग बोन के एंड पर डायफाइसिस से सेपरेट होती है। जब ग्रोथ होगी तो एपिफाइसिस डायफाइसिस से सेपरेटेड होती है और एक प्रोलिफरेटिव कार्टिलेज के प्लेट के द्वारा, अब आपको पता है मैंने आपको डायग्राम भी शो किया है, एक प्रोलिफरेटिव कार्टिलेज की प्लेट होती है दोस्तों, जो वहां पर जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिफाइशियल प्लेट। ठीक है, ये एपिफाइशियल प्लेट के रूप में टर्म करते हैं और यही एपिफाइशियल प्लेट से न्यू बोन का फॉर्मेशन लगातार होता रहता है और इसी कारण से बोन की लेंथ में इंक्रीज होता रहता है। याद रख लेना, बहुत बारीक चीज आपको मैंने दे दी, क्लियर कट दो लैंग्वेज में। ठीक है, इसीलिए एपिफाइशियल प्लेट की थिकनेस रिड्यूस होती रहती है। ठीक है, क्यों? जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसकी चौड़ाई कम होगी, लंबाई बढ़ती चली जाएगी। यानी आपको कोई बच्चा अगर आपके परिवार का आप देखते हो, 2 साल पहले देखा था आपने और आज 2 साल बाद जाकर देखते हो, अरे यार तू दुबला लग रहा है यार। आप ये नहीं देख रहे कि हाइट बढ़ गई, आप ये देख रहे हो वो छोटा था तो अच्छा मोटा गोलू मोलू था, लेकिन जैसे ही वो लंबा होता गया, एज बढ़ती गई, आपको दिखा रहे यार तू दुबला हो गया यार, कुछ खाता ही नहीं तू। आप ये नहीं देख रहे उसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, लंबाई अचानक बढ़ी है 2 साल में और चौड़ाई नहीं बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एपिफाइशियल प्लेट के लेवल पर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी अच्छी है, खाना न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, आप देखो हाइट होती चली जा रही है। लेकिन अगर मान लो किसी को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, कोई बच्चे आजकल तो बहुत कॉमन हो गया दोस्तों, पहले के बच्चे आप और मेरे जैसे तो बेचारे कुछ भी, हमको तो कुछ भी खिलाया गया है, हम लोग तो कुछ भी खा लेते थे दोस्तों। कई बार थुली में काम चलता था, कई बार हमने पतली पतली दाल के साथ रोटी भी हमने खाई है। ठीक है, कई बार हमको दूध मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। आज के बच्चों को दूध मिलता है तो नहीं पीते, हर घर की रामायण है। आज के बच्चों को खाने को मिल रहा, आप दे दो, नहीं आज तो दाल बाटी मस्त बनी है, खीर पूड़ी बनी है, रोटी दे दो, आप कढ़ी दे दो, या फिर आप पर्टिकुलर रबड़ी दे दो, नहीं कुरकुरे दो, मंचूरियन दो,
ठीक है, नूडल्स दो वो खा लेंगे, लेकिन आपके घर की न्यूट्रिशन की चीज नहीं खाएंगे। उससे कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है भाई, आप बता दो, क्या बोन डेवलप हो पाएगी? आप जो घर का न्यूट्रिशन खाकर इतना आप डेवलप हो रहे हो, वहां पर कैसे कर पाओगे? संभव है नहीं है। और यही कारण है दोस्तों, एपिफाशियल प्लेट की थिकनेस रिड्यूस होती जाती है और बोन की लेंथ इंक्रीज होती जाती है। और बोन की लेंथ में इंक्रीज होती है जब तक कि एपिफाशियल प्लेट डायफासिक यानी सेप्ट से सेपरेट रहती है। जब तक सेपरेट रहेगी तब तक ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जब फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई, यानी बोन की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी जब वो वहां पर फिक्स हो गई। इसीलिए दोस्तों, जब एपिफाशियल सेप्ट के साथ फ्यूज हो जाता है, कब? जब 18 साल फीमेल में, 21 साल मेल में। ठीक है, ये एनाटॉमिकल है और 100% ट्रू है दोस्तों। जब एपिफाइसिस फ्यूज हो जाती है सेप्ट से, तो दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रोसेस के द्वारा एपिफाइशियल फ्यूजन या क्लोजर के नाम से इसको जानते हैं। और ये प्यूबर्टी के टाइम पर यूजुअली उत्पन्न हो जाता है। जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है ना, उस दौरान ग्रोथ हार्मोन जबरदस्त इंक्रीज होता है, और उसी दौरान दोस्तों यूजुअली आपके बोन की एपिफाइसिस फिक्स हो जाती है डायफाइसिस के साथ। और यही कारण है बोन की जो वाइट होती है जब इंक्रीज होना शुरू होती है, यानी बोन की चौड़ाई तब बढ़ेगी जब आपकी बोन की लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए बोन की चौड़ाई बढ़ने लग जाती है। और इसीलिए दोस्तों बोन की वाइड इंक्रीज हो जाती है, जिसमें पेरियोस्टियम की थिकनेस में इंक्रीज होने के कारण, या कॉम्पैक्ट बोन की जो आउटर लेयर होती है उसमें थिकनेस बढ़ने के कारण होती है। यानी जब बोन का रिजॉर्प्शन और ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइटिक तीनों सेल्स की एक्टिविटी वहां पर लार्ज होना शुरू होती है, बैलेंस करने के साथ, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के साथ काम करना शुरू करती है दोस्तों, उस दौरान, उस समय जब आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि बोन, जो कहते हैं ना बचपन का खाया बुढ़ापे तक काम आता है, वो आपकी बोन की स्ट्रेंथ के लेवल पर है। लेकिन आपने बचपन में अगर कैल्शियम अच्छा दिया तो आपकी हाइट बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आपके पास 11 साल का बच्चा आता है भाई, 3 फीट के आसपास ही उसकी हाइट है, 3.5 फीट की है, तो थोड़ा सा आपके मन में खटका आएगा, करे यार ये तो बहुत कम है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 6 महीने से 1 साल आप पेशेंट को डायरेक्टली बोल दीजिएगा, 6 मंथ टू 1 ईयर का प्रोटोकॉल रहेगा और आपको कंटिन्यू करना है। S2 की ग्लोबल्स दिन में 3 टाइम, आप चाहो तो जनरल टॉनिक में S2 को बना के दे दो आप D4 में, ठीक है, मिरेकल हो जाएगा। और दूसरा आपको देना है S5C4RE, ठीक है। और S2 S5RE को 100 ml 30 ml में कितना डालना है आपको याद रखना, 30 ml में 30 ड्रॉप ईच डालना है, और सॉरी 30 ml में 10 ड्रॉप ईच डालना है, नेगेटिव में देना है, और पर्टिकुलर पिट्यूटरी रीजन पे लगाना है, नेगेटिव में लगाना है दोस्तों। आप देखेगा दोस्तों पेशेंट की हाइट बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग जाएगी, और जब हाइट बढ़ जाएगी आप कोई टेंशन नहीं लेना, यही का यही प्रोटोकॉल रिपीट करना है। लेकिन याद रखना, पहली बार में आया 10-10 ग्लोबल्स, दूसरी बार में आया अगर रिजल्ट कम रहा है, अगर रिजल्ट आ रहा है तो 10-10 ग्लोबल ही रखा है 2 महीने तक, लेकिन रिजल्ट कम आ रहा है 15-15 ग्लोबल। दूसरी बार तीसरे महीने आया 20-20 ग्लोबल, चौथे महीने आया 25 ग्लोबल, 5वें महीने आया 30 ग्लोबल, छठे महीने आया 35 से 40 ग्लोबल्स। अगर रिजल्ट आ गया ट्रीटमेंट बंद, इतनी हाइट बढ़ जाएगी। आप टेली कर लेना आप दोस्तों, 1 फीट से ऊपर की हाइट मैक्सिमम 3 to 6 मंथ में बढ़ जाती है। उसके बाद आपने कुछ न्यूट्रिशन उसको बताया कि भाई ये प्रोटीन ले ले, इस प्रकार से दूध पी, इस प्रकार से खा, इस प्रकार से ले, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, आप और ज्यादा डबल हाइट ले लो। यानी हम आपको टेबल प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहे हैं, इतना हाइट हमारी मेडिसिन से बढ़ेगा, तो फिर नेचुरल भी तो हाइट बढ़ता है ना। अब नेचुरल हाइट मान लो इतना बढ़ रहा है, तो ये इतनी हाइट हो गई, ठीक है, आप जोड़ लो कितना हुआ, ठीक है। इस प्रकार से टेली करना। उसके बाद में भी अगर आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हाइट रिड्यूस हो जाएगी। जब तक आपकी मेडिसिन का असर वहां पर खत्म नहीं होता, जब तक हाइट बढ़ती रहेगी, और उसके बाद जैसे उधर 18 इधर 21 साल हो गए, बंद हो जाएगी हाइट बढ़ना, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, जब ऐसी प्रोसेस है, हाइट बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा मिनरलाइजेशन में, तो जब ओस्टियोपोरोसिस होगा, जब तो यही प्रोटोकॉल S5C4RE मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बोन की तरफ भेजेगा, तो रिजॉर्प्शन के कारण जो बोन से कैल्शियम निकल रहा, फॉस्फेट निकल रहा, उसकी पूर्ति कर देगा। और पूर्ति कर देगा तो हम तो एक पंथ दो काज, इधर हाइट भी बढ़ा रहे हैं, इधर मिनरल्स को भी बढ़ा रहे हैं, और यही कारण है हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अब देखो आपको रिजल्ट फास्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए केवल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी पे ध्यान दो दोस्तों, पूरा एज का साइंस आपके हाथ में। कोई भी कंपनी के मेडिसिन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
जेन्युइन मेडिसिन अगर आपको वो दे रहा है तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आज के समय में कुकर मुत्ते जैसे इलेक्ट्रोमेपैथ की मेडिसिन डेवलप हो गई है दोस्तों, ठीक है, जहां देखो वो कंपनी खोल के बैठ गया। लेकिन कंपनी को कहा जाता है कि भाई फार्माकोपिया बताओ आप कैसे बना रहे हो, नहीं है, जिसको जैसा आ रहा है वैसा बना रहा है। आप भी चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है ईएच के रिकॉग्नाइज में ये मील का पत्थर साबित नहीं होगा दोस्तों, मान के चलिएगा ये बिल्कुल एक क्रॉस कर दो आप, डेफिनेटली क्रॉसिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है। बोन रिमॉडलिंग, जब आप बोन रिमॉडलिंग की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप बोन को रिमॉडलिंग कर रहे हो, मतलब आप ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक कर रहे हो, ठीक है, याद रख लेना। बोन रिमॉडलिंग एक डायनेमिक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, लगातार हमारी बॉडी में रिमॉडलिंग होती रहती है, ठीक है। अगर आप कैल्शियम खाओगे ही नहीं तो रिमॉडलिंग कैसे होगी भाई, ठीक है। हम कहते हैं ना, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, क्यों कहते हो भाई, कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को। क्योंकि एस्ट्रोजन जब निकलेगा वो माँ के पेट में उस बच्चे के डेवलपमेंट के लेवल पर भी काम करेगा। तो ये एस्ट्रोजन आपकी बोन में से ऑस्टियो रिजॉर्प्शन यानी रिजॉर्प्शन की प्रोसेस, कैल्शियम को निकालने की प्रोसेस को बढ़ा देगा, और वो बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में, महिला की बॉडी में जो बच्चे की बोन है वहां पर ये कैल्शियम का उपयोग होगा, ठीक है। इस कारण से अब अगर मान लो मीनोपाज आ गया, अब मीनोपाज आ गया, आपका यूट्रस ने काम करना बंद कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो वहां आ रहा है भाई, बराबर ओवरी के लेवल पर आ रहा है, ठीक है। अब आ रहा है वहां से तो लगातार सीक्रेट हो रहा है। अब सीक्रेट हो गया तो काम कहां से करेगा वो, ये काम करना बंद थोड़ी करेगा, वो बोन से कैल्शियम को निकालता रहेगा। इसी कारण ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है। आप क्या करोगे, ऐसी महिलाओं का ट्रीटमेंट क्या करोगे, आ गया समझ में, बोलने की जरूरत है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बोन रिमॉडलिंग एक डायनेमिक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें ओल्ड बोन रिजर्व्ड होती है और न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ओल्ड एज में जब आप इस प्रकार की प्रक्रिया को ध्यान नहीं देते हो तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है महिला या पुरुष जो होता है अपनी जिंदगी में, माँ अपने परिवार को डेवलपमेंट करने में खुद खाना छोड़ देती है, 2 रोटी कम खाती है। जेंट्स अपने परिवार को पालने के लिए बाजार में जाकर काम करता है 24 घंटे और काम करके आता है, देखा जाए दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, माँ का कैरेक्टर भी कम नहीं है, बाप का कैरेक्टर भी कम नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग दोनों में होना चाहिए, ठीक है। आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो दूसरे के लिए क्या कर पाओगे। और यही कारण आज के समय में देखने में आता है दोस्तों, माँ बाप का जो कंडीशन होता है ओल्ड एज में बहुत ज्यादा डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। सास बहू की दुश्मन, बहू सास का दुश्मन, पति पत्नी में नहीं जम रही है, माँ बाप और बेटे बेटी में नहीं जम रही है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है, ठीक है। ये कंडीशन होती है जिसके कारण आप देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, और यही कारण है, वही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण प्रॉपरली बोन में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसे बेसिक मल्टीसेलुलर यूनिट आप कहेंगे, BMU कहेंगे दोस्तों। और इसी कारण से रिमॉडलिंग की इंटायर प्रोसेस कॉम्पैक्ट बोन में लगभग 100 डेज में होती है दोस्तों। यानी आप किसी भी बोन के फ्रैक्चर के लेवल पर जाओगे और वहां पर कॉम्पैक्ट बोन के लेवल पर जाओगे, आप देखो 1 से 1.5 महीने का वहां पर पट्टा चढ़ाया जाता है। लेकिन आप इंटायरली देखोगे किसी भी बोन में रिमॉडलिंग हर 100 डेज में ऑटोमेटिक होती ही होती है, ठीक है। 100 डेज में वो पूरी की पूरी बोन नहीं बन जाती है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कॉम्पैक्ट बोन में 100 डेज होती है, और जो स्पंजी बोन होती है उस स्पंजी बोन में लगभग 200 दिन होता है, यानी 200 दिन में वो स्पंजी बोन फिर से रिकवर हो जाती है। याद रख लेना इस बात को, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है 100 डेज में रिन्यू होती है, और जो स्पंजी बोन होती है 200 डेज में जस्ट डबल वहां पर रिन्यू होती है। इसीलिए बोन रिमॉडलिंग की जो प्रोसेस होती है आपको पता चल जाए, इसीलिए तो मैं कहता हूं मुझे पता है C4 S11 200 कितना जल्दी रिमॉडलिंग करता है, हमें पता है S11 जो एपिथेलियल सेल्स को बाउंड करने का काम करता है, और जब एपिथेलियल सेल्स बाउंड करता है तो डेफिनेटली हमको सारी चीजों का प्रोसेस पता चल जाता है। यानी बोन रिजॉर्प्शन दोस्तों, बोन मैट्रिक्स का डिस्ट्रक्शन होना, कैल्शियम का रिमूवल होना, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के अंतर्गत हमने देखा कि ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन में से कैल्शियम निकलकर ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है। इसीलिए बोन मैट्रिक्स का डिस्ट्रक्शन और कैल्शियम का रिमूवल ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, जो रिमॉडलिंग में हमको देखने को मिल रहा है। दूसरा, जब बोन फॉर्मेशन होगा हमने ये भी देखा कि न्यू मैट्रिक्स का मिनरलाइजेशन और डेवलपमेंट,
सिंपल सा इसी वर्ड पे हमारा प्रोटोकॉल बन गया। हमको तो मालूम है कि कौन से सेल्स पे, कौन से ऑर्गन पे कौन सी मेडिसिन काम करे। आपको बस मेडिसिन उठाना है, उसको इस फिजियोलॉजी के अंतर्गत ऐड करना है। अगर आपकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी सही है, आप किसी भी डिसीज के लेवल पर अपने मन से प्रोटोकॉल निकालिए और करके देखिए, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। न्यू मैट्रिक्स का, मिनरलाइजेशन का और डेवलपमेंट का यानी ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है। यानी ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल गई दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि आपको ये पूरी प्रोसेस टेबल प्रैक्टिस में ऑन रिकॉर्ड इसी फिजियोलॉजी के अंतर्गत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक एक्टिविटी हम और देख लेते हैं दोस्तों, बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन यानी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी आखिर में होती क्या है और क्यों नेसेसरी होती है, ठीक है। ये भी नेसेसरी है दोस्तों, याद रखना। ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी वो प्रोसेस होती है जो बोन मैट्रिक्स के डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती है दोस्तों, याद रखिएगा, बोन मैट्रिक्स के डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती है, जो कैल्शियम के रिमूवल के द्वारा फॉलोड होती है। यानी यहाँ पर कैल्शियम के रिमूवल के द्वारा यह फॉलोड हो रही है दोस्तों। इसीलिए याद रखना, ओस्टियोक्लास्ट अपनी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के द्वारा बोन रिजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट अपनी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के द्वारा बोन रिजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसीलिए याद रखिएगा, बोन का वो पार्ट होता है जो रिजॉर्ब्ड होता है दोस्तों, यानी उसे हम बोन रिजॉर्बिंग कंपार्टमेंट कहते हैं। बोन रिजॉर्बिंग कंपार्टमेंट यानी उस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट ओस्टियोक्लास्ट स्वयं पेरिओस्टियम या बोन के जो इंडोस्टीशियल सरफेस के माध्यम से विलाई लाइक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, और ये स्पेशली वो प्रोसेस सरफेस रिसेप्टर के द्वारा मीडिएटेड होता है जिसको हम इंटेग्रिन्स कहते हैं, और ये वहां पर अटैचमेंट के पॉइंट पर सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग के द्वारा रफल्ड बॉर्डर को फॉर्म करता है, और ये रफल्ड बॉर्डर वहां से कैल्शियम को पकड़ना या कैल्शियम को वहां पर अटैच करना और वहां से उसको रिमूव करना, ये दोनों तरह के काम करती है। इसीलिए दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट की जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन से कुछ सब्सटेंसेज रिलीज हो जाते हैं, और उस रिलीज के द्वारा पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का रिजॉर्प्शन उत्पन्न होता है दोस्तों। जैसे कि वो कौन कौन है, कोलिजिनेस, लाइसोसोमल एंजाइम्स, फॉस्फेटेस और एसिड लाइक, जितने भी एसिड्स होते हैं लाइक साइट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के लेवल पर। जब आपको इतना छोटा छोटा पता चल गया, आप केवल सीक्वेंस समझ जाइए कि इनकी सीक्वेंसेस कैसी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब आप सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट देख रहे हो ड्यूरिंग बोन रिजॉर्प्शन, तो दोस्तों याद रखिएगा, साइट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड के कारण उस एरिया का एसिडोफिकेशन होता है और पीएच 4 तक डिक्रीज हो जाता है। याद रख लेना दोस्तों, जब वहां पर कोई एसिड कनेक्ट हो रहा है तो साइट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, इसके कारण उस एरिया का एसिडिफिकेशन होता है, और उस एरिया के एसिडिफिकेशन होने के कारण पीएच 4 तक डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये पीएच 4 तक रिड्यूस हो गया। अब जब 4 तक चला गया दोस्तों, तो इस पीएच पर लाइसोसोमल एंजाइम्स एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। और जब लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाएगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है, यही लाइसोसोमल एंजाइम जब एक्टिवेटेड हुआ तो एक्टिवेटेड लाइसोसोमल एंजाइम करेगा क्या, जो कोलिजिनेज है उसको डायरेक्टली दोस्तों डाइजेस्ट या डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। अब जब डायरेक्टली डिसॉल्व कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों, एंजाइम्स भी हाइड्रोक्सीपेप्टिडेज को डिसॉल्व करता है और बोन साल्ट को सॉल्यूशन को फॉर्म करता है। अब जब बोन साल्ट का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो वो तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चला जाएगा, ठीक है। सभी डिसॉल्व मटेरियल एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सिक्रेटेड हो जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स ब्लड में एंटर कर जाते हैं। बाकी का बचा हुआ एलिमेंट जो होता है वो मैक्रोफेजेस के द्वारा वहां से क्लीन अप कर दिया जाता है, क्योंकि मैक्रोफेजेस एकमात्र ऐसी सेल होती है जो हर प्रकार की गंदगी को आपकी बॉडी में से साफ करने का काम करती है। इसीलिए मैक्रोफेजेस के लेवल पर ही हमारा गैंग्रीनल फोर्ड या ऑर्गेनोबूस्टर काम करता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी प्रोटोकॉल को इन फैक्टर्स में डालने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग, कुछ डॉक्टर अपना ज्ञान बढ़ाकर उसको डाल रहे हैं, अगर बढ़ा रहे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं, रिजल्ट नहीं मिला, बिगड़ा केस तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो बहुत अलग फिनोमिना है। अगर आपने थोड़ा भी डिस्टर्ब किया तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, आप फिर संभाले नहीं, संभलेगा आपसे, याद रखना दोस्तों। तो बाकी का जितना भी एलिमेंट होता है मैक्रोफेजेस के द्वारा क्लीन अप होता है। इसीलिए एक एक्सेलो कैविटी बोन रिजॉर्प्शिंग कंपार्टमेंट में फॉर्म होती है, एक कैविटी बन जाएगी वहां से कि हाँ भाई यहाँ से कैल्शियम और फॉस्फेट निकल गया है, अब यहाँ पर बोन को रिमॉडलिंग में लाना है,
यानी फिर से बोन को बनाना है, जो बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जिसको हम ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट है ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। क्या हो रहा है? ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी वो प्रोसेस होती है जिसमें कोलेजन की सिंथेसिस को इन्वॉल्व किया जाता है कि भाई कोलेजन आप बढ़ो। जब कोलेजन का सिंथेसिस, कोलेजन मतलब चिपचिपा पार्ट, जब कोलेजन का वहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा बोन मैट्रिक्स को फॉर्मेशन करेगा, जो कि मिनरलाइजेशन होता है दोस्तों उसके माध्यम से। यानी ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन के साथ कंसर्न होता है, हमने देखा था। ये ओस्टियोब्लास्ट कोलेजन को सिंथेसिस करता है और लगातार रिलीज करता है, और ये शेलो कैविटी में जाकर जो कि बोन रिजॉर्प्शन कंपोनेंट में रिजॉर्प्शन के बाद फॉर्म्ड होता है। यानी रिजॉर्प्शन हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट निकल गया, उसके बाद फॉर्म हो रहा है, और ये कोलेजनेस फाइबर स्वयं को रेगुलर यूनिट में वहां पर अरेंज करेगा। यानी वहां पर आप भाई आपके घर में कहीं पर टूट फूट होती है तो आप सीमेंट कंक्रीट करके उसको फिर से प्लास्टर कर देते हो और फिर कलर पोत देते हो। 2 महीने बाद कोई आता, अरे यार यहाँ तो टूटा हुआ था, कहाँ टूटा हुआ था? आप बता ही नहीं पाओगे कहाँ टूटा हुआ था। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जो कोलेजन फाइबर स्वयं को रेगुलर यूनिट में अरेंज करता है और जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को फॉर्म करता है, जिसे हम ओस्टियोइड कहते हैं। और यही ओस्टियोइड के लेवल पर जब आप मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा देते हो, वो बोन मैट्रिक्स के लेवल पर न्यू बोन का फॉर्मेशन हो जाता है और आपकी बोन बहुत तेजी से क्लियर हो जाती है। और यही कोलेजनेस लेवल पर एपिथेलियल सेल्स के बॉन्डिंग में S11-200 C4-200 को देखा गया। और इन्हीं के दोनों के फॉर्मेशन के माध्यम से दोस्तों हम ओस्टियोइड को ये नेचर देते हैं और बहुत आसानी के साथ ये फंक्शंस आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीज है, अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। आज हम यही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सर। जी वर्मा सर। सर 9 मंथ का प्रोटोकॉल प्रेग्नेंट में जो देने के बाद भी उनको क्रैम्प्स आ रहा है, प्यूनरी सब चढ़ने लग रहा है, तो उसमें फिर अलग से क्या दे सकते हैं? सर क्रैम्प्स के लेवल पर जाओ, क्रैम्प्स किस कारण से आ रहा है, कारण ढूंढो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ऐसे एनीमिया तो 9 नहीं है, मंथ का कैल्शियम कैल्शियम ऐसे की सारा डेफिशिएंसी। चीज नॉर्मल है सर, हीमोग्लोबिन भी 11 के आसपास है, और ऐसे डाइट में भी फल फ्रूट सारा चीज ले रहे हैं, मिल्क वगैरह भी ले रहे हैं। आप S5 और RE के ग्लोबुल्स दे दो आप D5 में। अच्छा, ऐसे जनरल टॉनिक D5 में S5C4W मिला करके दे रहे हैं, तो अलग से सिर्फ गोली में RE ऐड कर दो, उसमें हो जाएगा। ठीक सर, सत्य साहब। सर नमस्ते। सर ये 9 मंथ का प्रोटोकॉल सर बच्चे का रंग भी गोरा हो जाएगा क्या सर? जी ये 9 मंथ का जो प्रोटोकॉल है इससे बच्चे का रंग भी साफ हो जाएगा, मतलब गोरा हो जाएगा? सर बहुत चेंज आता है, बहुत ज्यादा चेंज आपके परिवार में। मतलब जो भी प्रेगनेंसी के लेवल पर आप देखोगे ना, उस पूरे परिवार में वैसा बच्चा नहीं होता। ठीक है, पूरे परिवार में नहीं होता है। और इंटेलिजेंसी 2 गुना ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन के आप हमारे ग्रुप में 2-3 लोग हैं, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। हमारे हरियाणा का शहर इसमें है शामिल, आप उनसे पूछ सकते हो, वो बता देंगे आपको। ठीक है, हमारे भोपाल के यश सर है, उन्होंने पूरे 9 मंथ के प्रोटोकॉल चलाया और आज उनके बच्चे ऐसे हैं, उनके परिवार में 7 महीने 8 महीने में बच्चा पैदल चलता है, इनका 3 से 4 महीने में पैदल चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर उसमें। जी किरण सर। सर नमस्ते सर। जी सुधीर सर बोलिए। कपिल बोल रहा हूँ सर मैं। सर 1 मिनट, सुधीर सर आप कुछ बोल रहे थे। हम इकट्ठे ही बैठे हैं सर। हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट डाली, क्या उसका निकला सर? SGOT SGPT भी बढ़े हुए थे। सर आप HGPT के लेवल पर आप मेडिसिन लो ना, मैंने तो बता रखा है आपको। लीवर ड्रॉप, लीवर लोशन, वो ले लो साथ में, जो प्रोटोकॉल मैंने बताया वो ले लो। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल 100%। आप 15 दिन बाद करा लेना टेस्ट। ठीक है सर। हेलो जी आज हम सर, एंट्रोपी ऑफ किडनी। बोलिए। हेलो सर। हेलो नमस्कार सर। सर एंट्रोपी ऑफ किडनी के ऊपर सर मैं प्रोटोकॉल दिया हूँ। रीनल ड्रॉप है सर, मेटाबॉलिक ड्रॉप और एनीमिक ड्रॉप। एनीमिया सर उनका ब्लड जो है बढ़ नहीं रहा था, 5.5 ही बोला जा रहा था उनका। बाकी जो है पोटेशियम वगैरह जो बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया था सर। हाँ सर तो मेरा ऐसा है कि गाइड करोगे कि मैं प्रोटोकॉल डालूंगा सर, मुझे गाइड करना है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। हेलो नमस्कार सर।
जी बिरमान सर। सर एक बच्चे के बारे में मैंने रिपोर्ट डाली हुई थी, सीटी एमआरआई फोर्टिस मेदांता सभी से वो हो रहा था, उसमें पल्मोनरी आर्टरी में उसको दिक्कत आ रही है सर, और ठीक है, छेद है दिल कब में डाली बच्चे को। आपने? कब डाली आपने रिपोर्ट? सर मैंने 1 तारीख को डाली। ठीक है सर, देखता हूँ मैं ना। हाँ जी सर, उसमें सीटी सभी मेदांता है, अभी उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है और नेक्स्ट और कोई उसको इशू नहीं चल रहा है। ठीक है सर, देखता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, Thank you.